अर्थव्यवस्था में पाई जाती है। अब देखिए आगे जो है अर्थव्यवस्था के आधार पर देशों का वर्गीकरण हम पढ़ेंगे। इसमें क्या है देखिए, अर्थव्यवस्था जो होती है इसमें आपका देशों का वर्गीकरण किया जाता है, जिसमें सबसे पहले आता है आपका अल्प विकसित देश, उसके बाद आपका आता है विकासशील देश और उसके बाद आपका आता है विकसित देश। देखिए विकसित अर्थव्यवस्था, अब देखिए अल्प विकसित, विकासशील और विकसित, ये तीन प्रकार का जो वर्गीकरण होता है वो अर्थव्यवस्था के आधार पर होता है। यानी देखिए कुछ देश जो होते हैं वो अल्प विकसित कहलाते हैं और कुछ देश जो होते हैं वो विकासशील कहलाते हैं और कुछ देश जो होते हैं वो विकसित देश कहलाते हैं। ठीक है, यानी हमने एक प्रकार का ये वर्गीकरण समाज में स्थापित कर दिया, कुछ महत्वपूर्ण लक्षण बता दिए कि भाई ये अगर लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो देश क्या है, विकासशील है, अगर कुछ ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो देश क्या है, विकसित देश है, और कुछ ये लक्षण पाए जा रहे हैं तो वो अल्प विकसित देश है। अब ये लक्षण क्या होते हैं इनको डिटेल में जानते हैं। देखिए जो अल्प विकसित देश होते हैं, इस अल्प विकसित देश में कृषि का जो योगदान होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, कृषि का योगदान मतलब देखिए कोई भी देश है बहुत कम विकसित है, वो अल्प विकसित कहला रहा है, वहां पर क्या है कि जो सारे के सारे लोग हैं वो किस पर डिपेंड है, वो कृषि पर डिपेंडेंट है। ठीक है, वहां पर उद्योग नहीं होते, बिल्कुल न के बराबर होते हैं, और जो आपका सेवा क्षेत्र का विकास है वो बिल्कुल नहीं होता। थोड़ा सा इसको डिटेल में जाने कि मान लीजिए एक छोटा सा देश है, उस देश में तकनीक नहीं है। ठीक है, तो लोग क्या करेंगे, अपने जो आय का साधन है वो किसको मानेंगे, कृषि को मानेंगे, यानी कृषि पर डिपेंड होकर ही अपने रोजमर्रा की जिंदगी को चलाएंगे। ठीक है, वहां से आय प्राप्त करेंगे, अपना जीवन निर्वाह करेंगे। तो ये होते हैं अल्प विकसित देश, यानी यहाँ की जो जनता होती है वो किस पर डिपेंड होती है, कृषि पर डिपेंड होती है। उद्योग बिल्कुल भी नहीं होते, बहुत नाम मात्र के होते हैं, और सेवा क्षेत्र यानी जो सर्विस सेक्टर होता है वो तो बिल्कुल भी नहीं होता। ठीक है, अब देखिए विकासशील देश क्या होते हैं कि कृषि से उद्योग की और गतिशीलता यहां पर ज्यादा होती है। मतलब देखिए अल्प विकसित देश में क्या है, कृषि। अब अल्प विकसित देश से थोड़ा सा विकसित हुआ तो वो देश कहलाता है विकासशील, यानी विकास की ओर अग्रसर है, यानी एक संक्रमण की स्थिति है कि एक देश था अल्प विकसित और उसकी जो चरम स्थिति है वो है आपके विकसित। इन दोनों के बीच की जो स्थिति होती है वो होती है आपके विकासशील, यानी अभी ये गतिशील है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि भाई यहाँ अल्प विकसित में तो कृषि पर डिपेंडेंट है। अब क्या हो रहा है कि धीरे धीरे उद्योग भी स्थापित हो रहे हैं, पूरे उद्योग स्थापित नहीं हो गए लेकिन धीरे धीरे हो रहे हैं। तो यहां पर इसीलिए लिखा गया है कि उद्योगों की ओर गतिशीलता होती है, यानी लोग धीरे धीरे कृषि से उद्योग की ओर रुख करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहां पर वही बात है कि कृषि पर लोगों की निर्भरता अभी भी ज्यादा होती है। जैसा कि मैंने बताया कि एक संक्रमण की स्थिति होती है, यहां पर क्या होता है कि उद्योगों की ओर गतिशीलता होती है लेकिन पूरी तरीके से अभी उद्योग स्थापित नहीं होते। तो क्या होता है कि कृषि पर लोग अभी भी जीवन निर्वाह के लिए क्या होते हैं, निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो यही बात यहां पर लिखी है कि कृषि पर लोगों की निर्भरता अभी भी ज्यादा होती है। अब देखिए विकसित देश, इसमें क्या होता है कि कृषि नाम मात्र की होती है। ठीक है, उद्योग व सेवा क्षेत्र का योगदान सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो एक बार इसको एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। देखिए अल्प विकसित देश है, बहुत छोटा सा देश, आप कोई सा भी ले लीजिए, जैसे कि भूटान ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, है ना। इसका एग्जाम्पल आप लेंगे तो आपको ध्यान में आ जाएगा भाई भूटान और नेपाल जैसा देश क्या है कि भाई यहाँ पर कृषि की जाती है, कृषि से ही आपका जो है राष्ट्रीय आय, अब ये क्या होती है इसको बाद में जानेंगे, लेकिन इतना जान लीजिए कि वहां पर जो जीवन निर्वाह किया जाता है वो किससे किया जाता है, कृषि के द्वारा किया जाता है। उद्योग नहीं है, सर्विस सेक्टर वहां पर ज्यादा नहीं है। विकासशील अगर देश का आप उदाहरण लेंगे तो सबसे अच्छा उदाहरण है हमारा भारत देश। इसमें क्या है कि भारत देश में क्या है, देखिए लोग अभी भी कृषि पर निर्भर हैं। ठीक है, अभी भी हम क्या कहते हैं कि भाई इतनी प्रतिशत जनसंख्या भारत की जो है वो कृषि पर निर्भर करती है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए उद्योग भी हमारे यहाँ पर लगातार जो है स्थापित होते जा रहे हैं। तो भारत को क्या कहेंगे, हमें विकासशील देश कहेंगे। उसके बाद विकसित देश का अगर आप उदाहरण लेंगे तो सबसे बड़ा उदाहरण है आपका अमेरिका। वहां पर क्या है, देखिए कृषि जो है वो नाम मात्र की है, वहां की जो इंडस्ट्रीज है, जो सर्विस
सर्विस सेक्टर है वो सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा योगदान अर्थव्यवस्था में किसका है? वहां की इंडस्ट्रीज का और सर्विस सेक्टर का। तो ये तीनों प्रकार की जो कैटेगरी है ये मैंने उदाहरण देके आपको समझा दी कि अर्थव्यवस्था के आधार पर देशों का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है। अब देखिए आप, अल्प विकसित देशों की कुछ सामान्य विशेषताएं होती है। यूपीएससी को अगर हम ध्यान में रखें तो वो विशेषताएं या लक्षणों को ही ज्यादा टारगेट करती है। तो यहां पर हम देख लेते हैं। देखिए जो अल्प विकसित देश होते हैं, जैसा कि हमने जाना कि ये केवल कृषि पर निर्भर होते हैं, तो यहां पर क्या होती है, आपकी प्रति व्यक्ति जो आय होती है वो निम्न आय होती है। ठीक है, अब ये प्रति व्यक्ति आय क्या है, आप ज्यादा डिटेल में मत जाइए क्योंकि पहली क्लास है। तो एक सिंपल तरीके से समझिए, प्रति व्यक्ति आय मतलब जो भी व्यक्ति उस देश में रह रहे हैं वो बहुत कम जो है आय, मतलब उनकी जो इनकम है बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वो खेती पे ही डिपेंडेंट है और खेती से कितना मुनाफा कमा लेंगे। तो यहाँ के लोगों की विशेषता क्या होती है कि इनकी जो इनकम होती है वो बहुत लो होती है। दूसरा क्या है कि यहाँ का जो निर्वाह होता है, जीवन निर्वाह होता है, वो निम्न स्तर का होता है। निम्न स्तर का मतलब हो गया कि यहाँ पर निर्धनता यानी कि गरीबी पाई जाती है, यहाँ पर कुपोषण पाया जाता है, बीमारी और शिक्षा भी जो है यहाँ पर इनका जो स्तर होता है वो बहुत लोअर होता है। जीवन की जो मूल आवश्यकताएं होती है जैसे भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, मकान, भोजन, कपड़ा और मकान, ये भी क्या होते हैं, आसानी से उपलब्ध नहीं होते। ये किसकी विशेषता है? अल्प विकसित देशों की विशेषता है। उसके बाद क्या है कि यहाँ की जो जनसंख्या होती है उसमें तीव्र दर से वृद्धि होती है। ठीक है, यानी यहाँ की जो जनसंख्या होती है वो तीव्र गति से बढ़ती है। चौथा जो पॉइंट है वो ये है कि यहाँ पर आय का बहुत अधिक असमान वितरण पाया जाता है। यानी देखिए कुछ लोग जैसे कि अगर वहां पर कृषि पर डिपेंडेंट है तो जो जमींदार होंगे वो बहुत ज्यादा अमीर होंगे और जो नीचे के श्रमिक लोग हैं, जो मजदूर लोग हैं, उन वो बहुत गरीब होंगे। तो एक प्रकार से समाज में जो आर्थिक असमानता होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, तो यही है कि आय का बहुत अधिक असमान वितरण यहाँ पर पाया जाता है। आम जनता की व्यापक निर्धनता होती है। जैसा कि मैंने बताया कि अगर जमींदार है तो उनके पास पैसा ज्यादा होगा, उनकी इनकम ज्यादा होगी, तो वो लोग क्या होंगे, वो तो अमीर हो जाएंगे, लेकिन उनकी संख्या कितनी है उस समाज में, वो तो कुछ गिने चुने ही लोग होंगे। बाकी के जो लोग हैं वो तो आम जनता है, और आम जनता क्या होती है, यहाँ पर निर्धन होती है यानी गरीब होती है। उसके बाद देखिए कि यहां पर उत्पादकता का निचला स्तर, नीचे का स्तर पाया जाता है। क्यों? उत्पादकता यानी कि प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन हो रहा है वो बिल्कुल लो लेवल का होता है। इसका जो कारण है वो क्यों है? क्योंकि यहाँ का जो श्रम होता है वो अकुशल श्रम होता है। अकुशल श्रम का क्या मतलब हुआ कि भाई जो श्रम में जो लोग लगे हुए हैं उनमें स्किल्स नहीं होती, स्किल्स नहीं होती यानी कौशल नहीं होता, अकुशल श्रम होता है यहाँ पर। मतलब उनको केवल काम में लगा दिया गया है, उनको वो काम परफेक्शन या प्रोफेशनल के तौर पर करना नहीं आता, इसलिए प्रोडक्शन क्या होगा वहां पर कम होगा। निम्न कार्य सभ्यता पाई जाती है, यानी लोग क्या करते हैं, लोग केवल अपने जीवन निर्वाह को ही इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई हमने इतना कमा लिया काफी है, हमारा जीवन गुजर बसर हमारा चल जाएगा, हमें लाभ नहीं कमाना। मतलब कार्य सभ्यता की जो शैली होती है, यानी कि भाई हम ये कार्य करें इससे हमें उत्पादन ज्यादा मिलेगा, हमें लाभ ज्यादा मिलेगा, तो एक जो ये सभ्यता होती है वहां पर नहीं पाई जाती। तीसरा है आपका मशीनों के रूप में पूंजी का कम प्रयोग वहां पर होता है। जैसा कि मैंने बताया कि लोग क्या होते हैं, अकुशल होते हैं। ठीक है, वो अपने हाथ से ही काम करने को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो ऐसे में जो मशीनों का प्रयोग होता है वो कम होता है, क्योंकि वहां पर पूंजी की भी कमी होती है। तो जब पूंजी कम है तो वो मशीन नहीं खरीद पाएंगे, मशीन नहीं खरीद पाएंगे तो उत्पादकता क्या होगी, आपकी घट जाएगी। ठीक है, पूंजी निर्माण की नीची दर होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर बचत दर काफी नीची होती है। देखिए पूंजी निर्माण क्या है, मान लीजिए आपके पास 1 रुपया है, उस 1 रुपए से अगर आप उसको 100 रुपए में कन्वर्ट कर देते हैं। अब 100 रुपए में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मान लीजिए आपने 1 रुपया लगाया किसी उद्योग में, वहां पर आपने उस पर प्रोडक्शन किया, उस प्रोडक्शन से जो माल निकल कर आया उसका मूल्य आपके 100 रुपए है। 1 रुपए से एक वस्तु का निर्माण किया और उसको बेचा 100 रुपए में, तो इस प्रकार से आपका पूंजी का निर्माण हुआ। तो ये होता है पूंजी निर्माण। लेकिन ये जो देश होते हैं यहाँ पर पूंजी निर्माण की नीची दर होती है, क्योंकि बचत दर काफी नीची होती है। अब बचत का पूंजी निर्माण से कैसे रिलेशन है, देखिए आप जब पैसे बचाएंगे तभी तो आप निवेश करेंगे।
अगर आपके पास बचत ही नहीं है, आप केवल इतना सा कमा रहे हैं जो आपके लिए सफिशिएंट है, आप उसका बचत नहीं कर रहे हैं, तो फिर जब बचत ही नहीं है तो आप निवेश भी नहीं करेंगे। निवेश किस में किया जाता है? उद्योगों में किया जाता है। और जब आप निवेश नहीं करेंगे तब ऐसी वस्तुएं नहीं बनेगी जो हमें अधिक कीमत दे रही है, तो पूंजी का निर्माण भी नहीं होगा। तो यही कारण है कि यहाँ पर पूंजी निर्माण की नीची दर पाई जाती है। तकनीकी पिछड़ापन यहाँ पर पाया जाता है। जैसा कि मैंने बताया कि बचत दर जो होती है वो नीची होती है। तो जो पुरानी उत्पादन शैली है जो कि आपकी पहले से चली आ रही है, उन्हीं तकनीकों का ये प्रयोग करना उचित समझते हैं। इस प्रकार से यहाँ पे तकनीकी पिछड़ापन भी आपके कहाँ पाया जाता है? जो अल्प विकसित देश होते हैं। बेरोजगारी का ऊंचा स्तर पाया जाता है चूंकि पूंजी का अभाव है। देखिए, आपके पास पूंजी होगी तो आप उद्योग स्थापित करोगे, उद्योग स्थापित करोगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो उनके पास आय ज्यादा होगी, उनकी इनकम ज्यादा होगी। और जब आपके पास पूंजी ही नहीं है तो उद्योग कहां से लगाओगे? तो उद्योग नहीं लगाओगे तो ऐसे में लोगों को रोजगार भी नहीं मिल रहा। तो लोग क्या है, वहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगार हैं। तो ये बेरोजगारी का ऊंचा स्तर कहां पाया जाता है? अल्प विकसित देशों में पाया जाता है। लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका विकास के जो सामाजिक निर्देशकों का नीचा स्तर वहां पर पाया जाता है। सामाजिक निर्देशक क्या है, इसको आगे जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा, लेकिन इतना सा जान लीजिए कि भाई ऐसे जो देश होते हैं जो अल्प विकसित होते हैं वहां पर साक्षरता दर बहुत लो पाई जाती है, यानी कि जो लोग होते हैं वो बहुत कम पढ़े लिखे होते हैं। ठीक है। शिशु मृत्यु की ऊंची दर पाई जाती है। अभी शिशु मृत्यु की ऊंची दर का अल्प विकसित देशों से क्या मतलब है? देखिए, कोई भी जो देश होता है उस देश में लोग वहां पर अर्थव्यवस्था में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अब लोग कैसे इंपॉर्टेंस रखते हैं कि भाई लोग क्या है, एक श्रम बल है। श्रम बल कहाँ लगेगा? आपके उद्योगों में लगेगा। जब वो उद्योगों में श्रम करेंगे, अपना पार्टिसिपेशन करेंगे और पार्टिसिपेशन करेंगे तभी तो आपका प्रोडक्शन ज्यादा होगा, और जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा उसी को बेचकर तो आप अधिक आय कमाएंगे। अब मान लीजिए कि ये जो जो लोग हैं, ये लोग ही स्वास्थ्य के रूप से बहुत ज्यादा पिछड़े हुए, मतलब इनका स्वास्थ्य इतना अच्छा नहीं है कि ये फैक्ट्री में जाते हैं, वहां पर इनका जो काम करने की एफिशिएंसी है जितनी होनी चाहिए वो नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये स्वस्थ नहीं है। ठीक है। तो ऐसे में जब लोग ही वहां पर स्वास्थ्य की वजह से पूरी एफिशिएंसी से काम नहीं कर पा रहे तो प्रोडक्शन कम होगा, और जब प्रोडक्शन कम होगा तो आपकी जो आय होगी वो भी कम होगी। तो इसीलिए जो शिशु मृत्यु दर है, मतलब देखिए वहां की जनता जो है, वहां पर जब बच्चे पैदा हो रहे हैं वो बच्चे ही मर जा रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर क्या होता है कि नीचा स्तर पाया जाता है सामाजिक निर्देशकों का। ठीक है। जीवन की कम प्रत्याशा, यानी लोग जो हैं वो बीमारियों से ग्रसित हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, ऐसे में उनकी जल्द ही मृत्यु हो जाती है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि अल्प विकसित देशों की सामान्य विशेषताएं हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि भाई ऐसे जो देश होते हैं वहां पर प्रति व्यक्ति आय जो होती है वो निम्न होती है। यहाँ के लोगों का जो जीवन निर्वाह का स्तर होता है वो निम्न होता है, यानी निर्धनता पाई जाती है, कुपोषणता, बीमारी। ठीक है। शिक्षा का स्तर नीचा होता है। यहाँ की जो जनसंख्या होती है उसमें तीव्र वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग पढ़े लिखे नहीं होते। ठीक है। ये नहीं समझते कि भाई किस प्रकार से हमें फैमिली प्लानिंग करनी है, ठीक है, क्या करना है, ये नहीं समझते। तो ऐसे में जनसंख्या यहाँ की बढ़ती चली जाती है। यहाँ पर आय का बहुत अधिक असमान वितरण होता है। कुछ व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर होते हैं, बाकी की जो आम जनता होती है वो क्या होती है, व्यापक रूप से निर्धन होती है, यानी गरीब होती है। ठीक है। उसके बाद जो हमने पढ़ा वो देखिए, मतलब यहाँ की उत्पादकता का जो स्तर होता है वो बहुत निचला होता है, क्योंकि यहाँ पर अकुशल श्रम पाया जाता है। पूंजी निर्माण की दर जो होती है बहुत नीची होती है, क्योंकि बचत दर काफी नीची होती है। तकनीकी रूप से ये देश जो होते हैं बहुत ज्यादा पिछड़े हुए होते हैं। बेरोजगारी यहाँ पर चरम स्थिति पर पाई जाती है, और जो विकास के जो निर्देशांक हैं, जो इंडेक्स हैं, जो सूचकांक हैं, वो क्या होते हैं, बहुत नीचे स्तर के पाए जाते हैं। तो ये विशेषताएं होगी आपकी अल्प विकसित देशों की। अब देखिए, जब आपने अल्प विकसित देशों की जो विशेषताएं वो पढ़ ली, तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि विकासशील देशों में क्या होगा कि भाई थोड़ा सा यहाँ पर क्या होगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। अल्प विकसित देशों की ये विशेषताएं हैं, इनमें थोड़ा सा विकास होगा तो वो देश क्या बढ़ जाएगा, विकासशील की ओर बढ़ जाएगा। ठीक है। और जब ये पूरी तरीके से दूर हो जाएगी तो वो देश हो जाएगा विकसित। तो एक प्रकार से आप इन पॉइंट्स को प्रिपेयर करिएगा कि भाई विकासशील देशों की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है। अल्प विकसित की मैंने बता दी कि वहां पर क्या लक्षण पाए जाते हैं। आप तैयार कीजिएगा कि भाई विकासशील देशों में क्या क्या पाया जाता है और विकसित देशों की क्या विशेषताएं होती है। ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं।
ये मैंने पूरा यहां पर बता दिया है। ठीक, अब चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे देखिए, अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र होते हैं। क्या क्या क्षेत्र होते हैं इनको हम जानते हैं। देखिए, प्राइमरी क्षेत्र होता है, प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राइमरी सेक्टर होता है आपका, सेकेंडरी सेक्टर होता है, ठीक है। तीसरा आपका तृतीय क्षेत्र होता है। अब ये क्या क्या है, इनमें क्या क्या इंक्लूड होता है, इनको डिटेल में हम जानेंगे। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि भाई अर्थव्यवस्था के कुछ क्षेत्र होते हैं। इसमें 3 क्षेत्र हमने पढ़े, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। अब ये क्या है, देखिए, प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर या ऐसी प्रवृत्तियां जो सीधे सीधे प्रकृति के साथ जुड़ा हो, ठीक है। किसके साथ जुड़ा हो, सीधे सीधे प्रकृति के साथ जुड़ा हो। ठीक है, तो इसका अगर हम उदाहरण देखेंगे तो देखिए, पहला जो उदाहरण आता है वो आता है आपका कृषि, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझिए कि प्राइमरी सेक्टर ऐसा सेक्टर जो सीधे सीधे प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ हो, यानी जहां जो भी आपकी क्रियाविधि हो रही है वो किससे जुड़ी हुई है, प्रकृति के साथ। तो इसमें सबसे पहला आएगा आपके कृषि। कृषि क्या है, आप सब लोग समझते हैं कि भाई ये प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है, तो सबसे पहला उदाहरण हो गया आपका कृषि। दूसरा उदाहरण हो गया, देखिए आप देख सकते हैं, पशुपालन, ठीक है। पशुपालन भी प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। तीसरा उदाहरण हम देखेंगे तो इसमें आएगा आपका मत्स्य पालन, ठीक है। मछली पालन भी आपका प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है। चौथा जो उदाहरण है वो है आपका वानिकी यानी कि गार्डनिंग जिसे कहते हैं, बागवानी जिसे कहते हैं। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत इंक्लूड किया जाएगा। खनन जो हो गया वो भी प्रकृति के साथ आपका जुड़ा हुआ है। तो ये क्या है, ये सारे आपके प्राइमरी सेक्टर के उदाहरण है। अब एग्जाम में क्या होता है कि आपके कुछ उदाहरण दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। बहुत सारे इसके अलावा भी उदाहरण हैं, वहां पे आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। तो इसके लिए बस आप सिंपल सा इतना याद रखिएगा कि ऐसी सारी प्रवृत्तियां जो प्रकृति के साथ जुड़ी हुई है वो होती है आपके प्राइमरी सेक्टर की। आप कृषि ले सकते हैं, उसमें पशुपालन ले सकते हैं, मत्स्य पालन ले सकते हैं, बागवानी ले सकते हैं और खनन, ठीक है, माइनिंग जिसे कहते हैं। तो ये सारी क्या हो गई, आपके प्राथमिक क्षेत्र हो गए। इसके बाद जो हमने सेकंड पढ़ा था वो पढ़ा था द्वितीय क्षेत्र यानी सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में देखिए क्या होते हैं, आपके उद्योग आते हैं। प्राथमिक क्षेत्र में तो आपके आगे प्रकृति से जुड़े हुए जहां पर कच्चा माल निर्मित हो रहा है, उद्योग। अब जो द्वितीय क्षेत्र है वो आगे उसमें आपके स्थापित होते हैं उद्योग। अब देखिए, जो उद्योग होते हैं ये उद्योग दो तरीके के होते हैं। एक में होता है आपका निर्माण और दूसरे में होता है आपका विनिर्माण। अब निर्माण और विनिर्माण में क्या डिफरेंस होता है, देखिए, जो निर्माण होता है इसमें आपके सड़क, पुल, घर इत्यादि जो बनाए जाते हैं, इंग्लिश में जिसको कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ये होता है आपका निर्माण, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं सड़क बनाई गई है, पुल बनाया गया है, घरों का जो कंस्ट्रक्शन होता है ये होता है आपका निर्माण। और विनिर्माण ऐसा होता है जिसमें डायरेक्ट उपभोग की वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि पेन, कॉपी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। ऐसे समझ सकते हैं कि विनिर्माण ऐसा क्षेत्र होता है जहां पर कच्चे माल का प्रयोग करके ऐसी वस्तुएं बनाई जाती है जो डायरेक्ट उपभोग में हमारे आ जाए, ठीक है। डायरेक्ट उपभोग में यहाँ पर पेन, कॉपी लिख दिया, जैसे मान लीजिए कि आपके टी शर्ट है, शर्ट है, ये भी क्या हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। कच्चा माल कहाँ से मिल रहा है इनको, कच्चा माल कृषि के द्वारा हमें यहाँ से कच्चा माल मिलता है। फिर उन कच्चे माल को आप के पक्के माल में परिवर्तित करके जो किया जाता है वो आपके मैन्युफैक्चरिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये हो गया आपका द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र में हमने जाना कि भाई उद्योग होते हैं। ये उद्योग भी दो प्रकार के होते हैं, एक निर्माण किया जाता है और एक जगह विनिर्माण किया जाता है, ठीक है। निर्माण, कंस्ट्रक्शन, ठीक है, यहाँ पर उदाहरण हमने दिया। विनिर्माण में भी यहाँ पर उदाहरण देके हमने समझाया कि भाई विनिर्माण क्या होता है। इसके बाद देखिए, तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था तृतीय क्षेत्र यानी टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर में देखिए आपका क्या आता है, सेवा क्षेत्र आता है, सर्विस सेक्टर, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर आपको सर्विस प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। यानी सर्विस जहां प्रोवाइड की जाती है वो आपका तृतीय क्षेत्र कहलाता है। जिसमें आपके उदाहरण अगर आप देखोगे तो बैंकिंग। अब बैंकिंग क्या है, आप बैंक में जाते हो, बैंक क्या करती है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराती है कि भाई आप हमारे यहाँ पर पैसा जमा कर सकते हो, हमसे लोन ले सकते हो। तो ये क्या है, एक प्रकार से सर्विस है। तो ये बैंकिंग क्या आ गई, आपके तृतीय क्षेत्र में आती है। इसी प्रकार से बीमा हो गया, ठीक है। अगर तो बीमा भी क्या करता है, आपको सर्विस प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा और उदाहरण देखेंगे तो जैसे कि अगर आप किसी को कुछ सर्विस दे रहे हो तो वो आपके टर्सरी सेक्टर में आएगा। जैसे अगर आप किसी को ट्यूशन भी पढ़ा रहे हो तो वो ट्यूशन पढ़ाना क्या है, आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करा रहे हो अपनी, ठीक है।
बीपीओ हो गया, कॉल सेंटर हो गया, ये सब क्या है आपके सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो अर्थव्यवस्था होती है उस अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं। एक बार मैं शुरू से बता देता हूं। तो देखिए ये 3 क्षेत्र थे वहां पर अर्थव्यवस्था के। प्राथमिक क्षेत्र, प्राइमरी सेक्टर, जिसमें हमने जाना कि भाई जो सीधे सीधे प्रकृति से जुड़े हुए हैं। द्वितीय क्षेत्र जिसमें कि उद्योगों को स्थापित किया जाता है। और तृतीय क्षेत्र जो सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, तो ये अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र होते हैं। तो देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने जो अर्थव्यवस्था के बेसिक होते हैं उसके बारे में जाना कि भाई अर्थव्यवस्था क्या होती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं, समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक, उसके बाद हमने ये देखा कि भाई अर्थव्यवस्था के आधार पर देश कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। अल्प विकसित देश होते हैं, फिर विकासशील देश होते हैं और विकसित देश होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि भाई अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं, जिसमें हमने प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्रों को इसमें हमने जाना। तो आज के ये वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी इस पे वीडियो बनाऊं तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।